नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मैं अवधेश। स्पेशल रिपोर्ट की शुरुआत करते हैं। बात करते हैं मोदी के नीतीश के प्रॉमिस की। अब की बार क्या 40 में 40? ये सवाल इसलिए क्योंकि बिहार में कल यानी कि रविवार को बीजेपी और जेडीयू समेत एनडीए ने ग्रैंड रैली की, पावर शो किया और अभी तक सियासत में मोदी की गारंटी वायरल थी। और अब बिहार की धरती से नीतीश ने मोदी को 400 प्लस की गारंटी दे दी है। पहले नीतीश की गारंटी पर एक रिपोर्ट देखिए, फिर बात करेंगे पीएम मोदी के कॉन्फिडेंस और तेजस्वी की मजबूत मोर्चाबंदी पर भी बात करेंगे। जिंदाबाद मोदी जी को जय श्री राम। सत्ता के सबसे बड़े इम्तिहान में नरेंद्र मोदी अपनी पूरी तैयारी के साथ उतर रहे हैं। 4 दिनों के अंदर 2 बार बिहार आना इसी तैयारी का ट्रेलर है। नरेंद्र मोदी को पता है कि बिहार में आरजेडी नाम की पॉलिटिकल फोर्स को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। 40 की गारंटी मोदी को दे रहे हैं। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि जो काम 5 से हम लोगों ने शुरू किया, भविष्य में कभी हम लोग आपस में नहीं छोड़ेंगे। एक साथ रह करके ही आगे बढ़ाएंगे। पूरा बिहार आगे बढ़ेगा, पूरा देश आगे बढ़ेगा। रैली में आई भीड़ बिहार में मोदी की पॉपुलैरिटी, मोदी का क्रेज तो बता ही रही थी, लेकिन नीतीश फैक्टर भी बीजेपी के गदगद होने की एक वजह है। जब नीतीश कुमार आरजेडी के साथ थे तब भी वो एनडीए पर तीखे हमले करते थे, लेकिन इस बार एनडीए से जोड़कर उनका तीखापन और बढ़ गया है। मोदी जिंदाबाद। 2006 से जो काम हुआ, खाली याद रखिएगा और देख लीजिए कि जरा कम उम्र के लोग हैं, वो पुरानी बातों को भूल गए। हम सबको चाहेंगे कि अपने बाल बच्चों को भी याद करा दीजिए कि पहले क्या हाल था 5 के पहले। आजकल लोग प्रचार करने आता है और दावा पेश करता है, तो आप जरा याद करिए कि 2005 के पहले पूरे बिहार में क्या हाल था। आप शाम में घर से नहीं निकलते थे। लोग जो पहले कुछ नहीं किए थे, कुछ दिन के लिए हमारे साथ आ गया था, ले आए थे, हम गलती कर से ले आए थे। अब उसके चलते जो हम काम करवाए तो दावा कर रहा है कि हम काम किए। वो क्या काम करेगा? याद करिए ना, 15 साल क्या काम किया। और यहां पर सारा काम हो रहा है। लालू और तेजस्वी नीतीश एक मन से आरजेडी के अतीत और वर्तमान दोनों को टारगेट कर रहे थे और नवादा के कुंती नगर मैदान में उमड़ी भीड़ को देखकर नरेंद्र मोदी 40/40 की कल्पना को साकार करने की संभावनाओं का मौन मूल्यांकन कर रहे थे। मोदी जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। 40 में 40 की संभावनाओं के मौन मूल्यांकन के बाद बारी थी नरेंद्र मोदी के संबोधन की। आज तक बिहार में कभी बीजेपी का सीएम नहीं बना। मोदी इस फैक्ट को जानते हैं और वो ये भी जानते हैं कि भले ही 2019 में लालू की पार्टी आरजेडी का खाता भी ना खुला हो, इसके बावजूद मोदी के मिशन बिहार में सबसे बड़ी रुकावट का नाम आरजेडी है। बिहार में 40 सीटों का चक्रव्यूह एनडीए कैसे भेदेगा? किन मुद्दों को तीर बनाकर छोड़ा जाएगा और किन कामों को ढाल बनाकर टिका जाएगा, ये नवादा के मंच से नरेंद्र मोदी ने जग जाहिर कर दिया। बीते 10 वर्षों में गरीब कल्याण के लिए जो काम हुआ, वो आजादी के बाद के 6 दशकों में भी नहीं हुआ था। जो 500 वर्षों में नहीं हो पाया, जिस राम मंदिर के निर्माण को रोकने की कांग्रेस और आरजेडी ने बरसों तक कोशिश की, वो राम मंदिर बनकर तैयार हो गया। मोदी ने भारत को आंख दिखाने वालों को सबक सिखाने की गारंटी दी थी। नतीजा, जो भारत को आंख दिखाते थे, अब वो आटे के लिए भटक रहे हैं।
यहां बिहार में तो गजब हाल चल रहा है। यहां इंडी गठबंधन एक उम्मीदवार खड़ा करता है तो दूसरा नेता कहता है कि असली उम्मीदवार वो है। यहां आपस में ही सिर फुटबल मची है। आज इंडिया गठबंधन पर मोदी का ये अटैक बीजेपी के चुनाव प्रचार का सार है। 19 अप्रैल को 21 राज्यों की 102 सीटों पर मतदान होना है। इनमें से एक सीट नवादा भी है और उससे पहले हर सीट पर मोदी के तरकश से यही तीर निकलेंगे। सवाल है कि नीतीश फैक्टर मोदी के मिशन 40 में कितनी मदद करेगा। पिछली बार भी नीतीश कुमार बीजेपी के साथ ही थे और मुझे लगता है कि बीजेपी और जेडीयू ये नेचुरल अलाई हैं। इनमें जो दोस्ताना है वो स्वाभाविक है, लोग इसको पसंद करते हैं क्योंकि नीतीश कुमार की छवि बड़ी अच्छी रही है, साफ सुथरी छवि, ईमानदार छवि। और जब उनका पहला टेन्योर था वो सुशासन का था, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत अच्छी हो गई थी। और उनका जो पिछड़ी जाति में उनका प्रभाव है, एक तो वो खुद ही कुर्मी है और उन्होंने एक अति पिछड़ा भी वहाँ एक वर्ग तैयार किया। तो अगर हम एनडीए को ओवरऑल देखें, नीतीश कुमार देखें, जीतन राम मांझी देखें और उसमें हम अगर चिराग पासवान को भी देख लें जो दलितों के नेता हैं, तो इन सबको अगर हम मिला दें तो अगड़ी जाति के लोग वो बीजेपी के साथ होते हैं और जो पिछड़ी जाति और मुस्लिम समुदाय है वो नीतीश कुमार के साथ होता है और बाकी जीतन राम मांझी का जो अति दलित है वो उनके पीछे है और जो दलित समुदाय है वो चिराग पासवान के पीछे है। तो 2019 में भी एनडीए को 40 में से 39 सीटें मिली थी। इस बार मिलेंगी या नहीं मिलेंगी ये थोड़ा सा कह सकते हैं कि ये अभी भविष्य के गर्त में है। इंडिया गठबंधन से निकल कर आ गए नीतीश कुमार, तो आरजेडी के लिए एक बड़ा झटका हुआ कि वो उस गठबंधन में नहीं है नीतीश कुमार। तो उसका एक बड़ा नुकसान होगा कि आरजेडी और जेडीयू का जो कॉम्बिनेशन होता, गठबंधन होता, वो एक मजबूत तरीके से सीटें हासिल कर सकता था, वो नहीं कर पा रहा। अब दूसरी बात, नीतीश कुमार जी के बार बार आने जाने आवागमन से उनके क्रेडेंशियल्स कमज़ोर हुए हैं, विश्वसनीयता कमज़ोर हुई है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसका नुकसान होगा। नुकसान किस तरह से होगा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ आने से जो नीतीश कुमार के साथ जो उनकी सीटें थी, 39 सीटें थी, वो 39 सीटें तो नहीं आने की संभावना लग रही, ठीक है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो सीट है वो अपने पास रहेगी और जो जेडीयू का वोट है वो उसके साथ आएगा। मान लीजिए जेडीयू की सीटें जो उनके पास 16 सीटें थी उसमें से आधी भी सीट हो जाती हैं तो इसको मुनाफा मानना चाहिए कि 7 सीटें 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के खाते में बढ़ गई हैं। इसलिए कितना भी नुकसान जेडीयू का हो जाए वो अल्टीमेटली फायदा जो है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को होने ही वाला है। एनडीए के पास मोदी जैसा चेहरा है जिन्हें कई सर्वे में निर्विरोध रूप से देश का सबसे पॉपुलर लीडर माना गया है। बावजूद इसके बिहार में आरजेडी की अगुवाई वाले महागठबंधन को कमजोर नहीं समझा जा सकता। बिहार में बीजेपी के एक मजबूत साथी चुनाव से ऐन पहले तेजस्वी के खेमे में चले गए हैं। सामाजिक न्याय कैसे मजबूत हो इसके लिए लड़ाई लड़ना है। देश में जो तानाशाह है उनके खिलाफ में हम लोगों को लड़ाई लड़ना है। हम मानते हैं कि ये जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं वो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। एक समय में हमारे पूर्वज ने जिस तरीके से अंग्रेज को मार के भगाया था, देश को आज़ाद कराया, उसी तरीके से आज में मुझे लगता है कि देश में ऐसे जो लोग बैठे हैं जो 5 किलो चावल गांव में गरीब को देकर उसको लगता है कि यही विकास है। तो मुझे लगता है कि ऐसे सख्ती से लड़ाई लड़ना है। वैसे एक और बात पर गौर करना जरूरी है, राजनीति में भीड़ को वोट से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। भीड़ मोदी की रैली में भी आ रही है और तेजस्वी भी खूब भीड़ जुटा रहे हैं। दोनों के पास कास्ट कॉम्बिनेशन भी सॉलिड है और जिताऊ कैंडिडेट्स भी हैं। देखना होगा कि 40 में से किसके हिस्से कितनी सीटें आएंगी। गारंटी पूरी करने का मादा है। बिहार में इस बार जिन दलों से मोदी को बेस्ट देने की उम्मीद है उनमें एक नाम चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी आर का भी है। चिराग के साथ ही बिहार में मोदी के सिपाही कहे जाने वाले सम्राट चौधरी ने भी नवादा के मंच से विपक्ष को निशाने पर लिया है। भले वो धारा 370 की बात हो, भले वो राम मंदिर निर्माण की बात हो या विमेन रिजर्वेशन बिल की बात हो, आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने तमाम इन मुद्दों का समाधान करने का कार्य किया। और आज अगर चुनाव में बात होती है तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात होती है, यहाँ पर विकास के
कार्यों को गति देने की बात होती है। जिस तरह आदरणीय मोदी जी ने इस देश में गारंटी के तौर पर कहा है, इस देश में जहां भी भ्रष्टाचार होगा उस भ्रष्टाचारी को जेल जाना पड़ेगा। उसी तरह हम लोगों ने भी जब आपके आशीर्वाद से डबल इंजन की सरकार बनी है तो बिहार में तय किया है कि अब बालू माफिया, शराब माफिया और जमीन माफिया, उनको या तो बिहार से बाहर जाना होगा, नहीं तो जेल के अंदर बंद होना पड़ेगा। बिहार में रैली करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी भी पहुंचे थे। यहां पर पीएम मोदी ने कांग्रेस पर कश्मीर वाला अटैक किया और इस अटैक की वजह है कांग्रेस चीफ खड़गे का अनुच्छेद 370 पर बयान। बीजेपी ने अब इस बयान को लपक लिया है और बिहार से बंगाल तक खड़गे के बयान को देश की अखंडता पर प्रहार कह रही है। इसीलिए सवाल यह है कि 370 पर फिर शोर, किसके लिए मास्टर स्ट्रोक, किसके लिए सेल्फ गोल? यहाँ आकर कह रहे मैंने 371 को निकाल दिया। अरे भाई, यहाँ के लोगों से क्या वास्ता है? ठीक है, आप जाके कश्मीर में बोलो, जम्मू में बोलो। सियासत संयोग और प्रयोग का दौर शुरू से ही रहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी की पिच पर विपक्ष के उतरने का ये लेटेस्ट एपिसोड है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वागतम। राजस्थान के चुरू में दिए गए कांग्रेस अध्यक्ष के इस बयान ने बीजेपी को 370 वाला बूस्टर दे दिया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष छोटा पद नहीं है। उन्होंने अभी भाषण किया, उन्होंने ये कहा, और वो कहीं शायद राजस्थान में बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि भाई यह राजस्थान में आकर के 370 का क्या लेना देना, मोदी यहां आकर के 370 की बात क्यों करता है। ये सुनकर के मुझे बहुत शर्म आई। दोस्तों, क्या जम्मू कश्मीर हमारा है कि नहीं है? जम्मू कश्मीर हमारा है कि नहीं है? कांग्रेस समझ ले, सुन ले, इसी कश्मीर की रक्षा के लिए मेरे बिहार के अनेक नौजवानों ने मातृभूमि के लिए सबसे बड़ा बलिदान दिया है। कितने ही वीर जवान तिरंगे में लपट करके लौटे हैं कश्मीर को बचाने के लिए। आप ये कहते हो राजस्थान की धरती पर भी इतने ही वीर परिवार हैं जिनके बेटे मातृभूमि में कश्मीर की रक्षा करने के लिए शहीद होकर के लौटे हैं। आप ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के उस कोने को क्या लेना देना, उस कोने को क्या लेना देना। ये टुकड़े टुकड़े करने वाली गैंग का प्रताप है कि ये लोग ये भाषा बोलने लगे हैं। कांग्रेस ने देश को आर्टिकल 370 जैसा नासूर दिया था। आज जब भाजपा की मजबूत सरकार ने आर्टिकल 370 की दीवार को हटा दिया तो कांग्रेस को दर्द हो रहा है, चिल्ला रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। कल कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा है कि मोदी देश के दूसरे राज्यों में कश्मीर की बात क्यों करता है, दूसरे राज्यों का कश्मीर से क्या लेना देना। कांग्रेस के लिए कश्मीर कुछ नहीं, और उनका तो यही रहा है, कच्छथी भी उनके लिए कुछ नहीं, कश्मीर भी उनके लिए कुछ नहीं। लेकिन 140 करोड़ देशवासियों के लिए कश्मीर मां भारती का मस्तक समान है। बिहार और पश्चिम बंगाल, दो अलग अलग प्रदेशों से नरेंद्र मोदी विपक्ष पर 370 वाला अटैक कर रहे थे तो दिल्ली से मोर्चा संभाला सुधांशु त्रिवेदी ने। कांग्रेस के अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी राजस्थान में ये बोलते हैं कि धारा 370 हटने से यहां कौन सा फर्क पड़ता है, ये क्यों बोलते हैं। अर्थात राष्ट्र की एकता और अखंडता के साथ कितना अन्याय किया जा सकता है वो इससे साफ हो जाता है। इस
बयान को भारतीय जनता पार्टी बहुत गंभीरता से लेती है और इसका एक निष्कर्ष तो बहुत साफ हो गया। कांग्रेस पार्टी जो राजनीतिक दृष्टि से और व्यवहारिक दृष्टि से राष्ट्रीय दल होने का स्टेटस या अधिकार लगभग खो चुकी है, वो अब नैतिक दृष्टि से भी राजनीतिक दल होने का अधिकार उसने खो दिया। यदि कोई पार्टी ये कहे कि कश्मीर के इंटीग्रेशन से किसी दूसरे राज्य में क्या फर्क पड़ता है, इससे बहुत साफ हो गया राष्ट्र की एकता और अखंडता के प्रति जो हम लोगों को सबको शपथ दिलाई जाती है, उस शपथ के प्रति आपके मन में श्रद्धा नहीं है। वैसे कांग्रेस के मैनिफेस्टो में 370 पर कोई विशेष जिक्र नहीं है, लेकिन जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की बात जरूर है। केरल की लेफ्ट सरकार ने भी 370 का जिक्र न होने पर कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर सवाल उठाए हैं, यानी 370 पर दोनों तरफ से कांग्रेस को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। मुख्तार फैमिली से मिले अखिलेश, यूपी में किसके साथ समुदाय विशेष। आप हम जितने लोग हैं, क्या हम ये स्वीकार कर लेंगे ये नेचुरल डेथ थी? अंसारी परिवार से हमदर्दी, एसपी के पक्ष में मुस्लिम लहर उठेगी। राष्ट्रवाद और विकासवाद के रास्ते पर जब देश और प्रदेश चल पड़ा है तो तुष्टीकरण नहीं चलेगा। अखिलेश ने मुख्तार को श्रद्धांजलि दी, कब्र पर जाने से परहेज क्यों। जो घटना हुई है वो शॉकिंग थी सबके लिए, पूरे परिवार के लिए और आम जनता के लिए। और तब बहुत ज़्यादा शॉकिंग है कि मुख्तार अंसारी ने खुद कहा कि उसको जहर दिया जा रहा है। पूर्वांचल विजय का मोहम्मदाबाद मार, मुस्लिम वोट के फाटक पर समाजवाद। और अब बात करेंगे मुस्लिम वोट के फाटक पर समाजवाद। क्या मुख्तार अंसारी की मौत के पीछे कोई साजिश थी या फिर ये नेचुरल डेथ थी? इन सवालों के जवाब के लिए न्यायिक जांच हो रही है, लेकिन इन सब के बीच मुख्तार अंसारी की मौत पर जारी चर्चा सियासत की दिशा बदलने लगी है। कल यानी कि रविवार को अखिलेश यादव ने गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के परिवार से मुलाकात की, मुख्तार अंसारी को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान बीजेपी सरकार को घेरते हुए अखिलेश यादव ने जो बयान दिया है, उस पर सियासी तपिश बढ़ गई है। बांटा है। मुख्तार अंसारी नाम लिया, उनके घर पहुंच गया। अखिलेश यादव हेलीकॉप्टर के जरिए गाजीपुर के अष्ट शहीद इंटर कॉलेज पहुंचे और यहां से फिर सड़क मार्ग के जरिए मुख्तार अंसारी के घर पहुंचे। अष्ट शहीद इंटर कॉलेज से निकलकर जब अखिलेश यादव का काफिला मुख्तार अंसारी के आवास की ओर बढ़ रहा था, सड़क पर मौजूद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। अंसारी फैमिली के आवास पर अखिलेश यादव ने अफजाल अंसारी, मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी, मन्नू अंसारी समेत परिवार के दूसरे सदस्यों से बातचीत की। मुख्तार अंसारी को श्रद्धांजलि दी, फिर कहती वो बात जिस पर अब सियासी घमासान मचा है। क्या हम ये स्वीकार कर लेंगे कि नेचुरल डेथ थी? क्या आम जनमानस में ये भावना नहीं है कि कुछ सरकार छिपा रही है? और रशिया में क्या एक लीडर ऑपोजिशन को जहर देकर नहीं मारा गया? रशिया में नहीं मारा गया क्या? कितने लोगों की जान चली गई? रशिया में अभी लीडर ऑपोजिशन को इसी तरह जेल में रख करके और जेल में नहीं जहर दे दिया गया। आप सोचो, भारत सरकार पे आरोप है लगा कि आप हमारे देश में
हत्या करा रहे हो? क्या कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने भारत पर आरोप नहीं लगाया? क्या अमेरिका में आपने जिसको सुपारी दी थी वो नहीं पकड़ा गया? यानी मुख्तार अंसारी के बहाने अखिलेश यादव ने यूपी की योगी सरकार से लेकर केंद्र की मोदी सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। तो मुख्तार अंसारी के बहाने कनाडा और अमेरिका की सरकार की ओर से भारत पर लगाए गए सुपारी किलिंग के आरोपों को भी चर्चा के केंद्र में ला दिया, जिस पर अब बीजेपी आक्रामक है। अखिलेश यादव क्या है कि हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। आप बताइए, जब कल्याण सिंह जी इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, स्वर्ग सिधारे, आप वहां पर जाने की तो जो है जहमत नहीं जुटाए। आप जो है किसी के जीवन को भी राजनीति से जोड़ करके अगर चलते हैं तो इससे बड़ी जो है घृणित कार्य कुछ नहीं हो सकता। बीजेपी का संदेश बिल्कुल साफ है। अखिलेश यादव की मुख्तार अंसारी के परिवार से मुलाकात को बीजेपी वोट बैंक की पॉलिटिक्स से जोड़कर देख रही है। इधर एक सवाल और उठ रहा है कि आखिर श्रद्धांजलि देने पहुंचे अखिलेश यादव मुख्तार अंसारी की कब्र पर क्यों नहीं गए? दरअसल ऐसी चर्चा थी कि अखिलेश यादव मुख्तार अंसारी के परिवार से मुलाकात करने के बाद उसकी कब्र पर भी जाएंगे, मगर अखिलेश यादव परिवार से मुलाकात करने के बाद वापस लौट गए। फिलहाल मुख्तार अंसारी के परिवार से अखिलेश यादव की मुलाकात के बाद ये चर्चा तेज हो गई है कि क्या इस मुलाकात का असर पूर्वांचल के धार्मिक समीकरणों पर भी होगा। कहते हैं कि सियासत में कुछ भी यूं ही नहीं होता, हर बात हर एक मुलाकात के मायने होते हैं। गाजीपुर में अखिलेश यादव ने मुख्तार अंसारी के परिवार से मुलाकात की तो मुस्लिम वोट बैंक की गोलबंदी की चर्चा तेज हो गई। माना जा रहा है कि मुख्तार अंसारी के बहाने अखिलेश यादव ये संदेश देना चाहते हैं कि सिर्फ समाजवादी पार्टी को मुस्लिम समाज की फिक्र है। इधर बीजेपी ने अखिलेश यादव पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाकर हमले तेज कर दिए। जेल में मुख्तार अंसारी की मौत हो, जो घटना हुई है वो शॉकिंग थी सबके लिए, पूरे परिवार के लिए और आम जनता के लिए। मुख्तार अंसारी ने खुद कहा कि उसको जहर दिया जा रहा है। या अतीक अहमद पर कानूनी एक्शन। इलाहाबाद जैसा महानगर जहां हमारा हाई कोर्ट है, तो वहां पर इस तरीके से शूटिंग हो रही हो, दिन दहाड़े गोलियां चल रही हो, बम चल रहे हो, धुआं उड़ते हुए देख रहे हो, और आखिरकार पुलिस क्या कर रही है उत्तर प्रदेश में? या फिर गैंगस्टर एक्ट का आरोपी समाजवादी पार्टी का नेता है। यानी अब शराब घोटाले पर बीजेपी बनाम आम आदमी पार्टी की सियासी लड़ाई बयानबाजी से निकलकर उपवास तक पहुंच गई है। सुबह से ही दिल्ली के जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं का पहुंचना शुरू हो गया। संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज, आतिशी, कैलाश गहलोत समेत आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं ने जंतर मंतर पहुंचकर उपवास रखा। साथ ही बीजेपी सरकार पर जोरदार हमला बोला। भारतीय जनता पार्टी की ईडी और सीबीआई पिछले 2 साल में 1 रुपए का भी भ्रष्टाचार का पैसा आम आदमी पार्टी के किसी नेता के पास दिखा नहीं पाए हैं। भारतीय जनता पार्टी को 55 करोड़ रुपए का चंदा है। 17 दिन हो गए हैं उस बात को, अभी तक कोई रेड क्यों नहीं हुई? अभी तक भारतीय जनता पार्टी के नेता समन क्यों नहीं हुए? हालांकि अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल जंतर मंतर नहीं पहुंची। आम आदमी पार्टी का दावा है कि सुनीता केजरीवाल ने घर पर रहकर ही उपवास किया। एक दावा ये भी है कि अरविंद केजरीवाल के समर्थन में सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि देश भर के अलग अलग राज्यों के साथ विदेशों में भी लोगों ने उपवास रखा। दरअसल उपवास के बहाने आम आदमी पार्टी संदेश देना चाहती है कि लोग केजरीवाल के समर्थन में हैं और केजरीवाल पर की जा रही कानूनी कार्रवाई साजिश के तहत हो रही है। इस बीच हाल ही में शराब घोटाला केस में बेल पर जेल से बाहर आए संजय सिंह ने बड़ा बयान दिया है। अरविंद केजरीवाल ईमानदार थे, ईमानदार हैं, ईमानदार रहेंगे। मतलब अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे। इधर केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी ने भी अभियान छेड़ दिया है। दिल्ली के जंतर मंतर, जहां आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता उपवास कर रहे हैं, वहां से कुछ ही दूरी पर कनॉट प्लेस से बीजेपी ने शराब से शीश महल अभियान की शुरुआत की। अभियान में दिल्ली में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा,
बीजेपी नेता संजय मयूख के अलावा कई नेता शामिल हुए। बीजेपी का दावा है कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में ही शराब घोटाले को अंजाम दिया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री चोरी, लूट और भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। शराब से लेकर शीश महल तक का सफर ये भ्रष्टाचार की कहानी है जो अरविंद केजरीवाल के पूरे चरित्र को दिखाती है, आम आदमी पार्टी के चरित्र को दिखाती है कि कैसे संजय सिंह जी बड़े बड़े तगमे लेकर घूम रहे हैं, वो न्यायालय क्यों नहीं जाते हैं? वो बेल पर है साहब, बेल पर हैं। उनको घोटाले से हटाया नहीं गया है, वो अभियुक्त में हैं। दिल्ली के शराब घोटाले पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के अपने अपने दावे हैं। दोनों पार्टियों के नेता अपने अपने मन से तर्कों के तीर चला रहे हैं और बीच में विवादों की नदी बह रही है।